आपका स्वागत है। और देश में मार्च के महीने में शुरू हुई बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अब भी जारी है। मार्च से अप्रैल तक देश के 17 राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग अब भी कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका जता रहा है। ऐसे में इसका खेतों पे लगी फसलों का कितना असर पड़ेगा, बुआई को लेकर किस तरह की इंफॉर्मेशन और गाइडेंस है, किसान कितने तैयार हैं, बारिश के कारण अगर पैदावार घटती है तो सरकार कितनी तैयार है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर आर.के. जनमनी एंड फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी एंड एग्री इकोनॉमिस्ट सिराज हुसैन। सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बीरेन जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे और ऑफ कोर्स हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं करंट जो जिस तरह का मौसम है, क्लाइमेट चेंज या वेदर की जो चिंताएं हैं। पहले हमने हीट वेव देखी, मार्च 122 साल में सबसे गर्म महीना था। उसके बाद हमने मई की शुरुआत यहाँ पर जिस तरह की गर्मी होनी चाहिए उस तरह की गर्मी के साथ नहीं देखी। बारिश और ओले अभी भी यहाँ पर जताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 5 तारीख से फिर से यहाँ पर आ सकती है। काफी ज्यादा मात्रा में फसल फिलहाल यहाँ पर खेतों में नहीं खड़ी है, लेकिन मंडियों में ओपन जरूर है यहाँ पर, क्योंकि ये बारिश का मौसम नहीं है। और काफी हद तक आईएमडी और सरकार की जिस तरह की एडवाइजरी है कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर बुआई शुरुआत में शुरू नहीं करनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप इन सबको? बेसिकली पिछले 2-3 साल से एक बात जो देख रहा हूँ जिसको स्प्लिट वेदर कहेंगे, मींस एक ही लोकेशन पे एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम फ्लडिंग, ये ब्राजील अर्जेंटीना में भी देखा, कनाडा प्रेरीज यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी देखा, अभी चाइना में नॉर्थ चाइना एक्सट्रीम हीट है और साउथ चाइना में हीट काफी कम है। तो ये जो इन जनरल ग्लोबल स्प्लिट वेदर है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी मेरी इसमें तो मौसम विज्ञान के बारे में मेरी जानकारी सीमित है। स्कूल डेज में ज्योग्राफी अच्छी तरह नहीं पढ़ने का काफी अफसोस भी है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इतना वेदर डिस्टर्बेंस या जो एनोमलीज जिसको कहते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं देखी। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जिस तरह का मौसम अभी देखने को मिला है, वीरेन जी अगर स्कूल में पढ़ा होता तो भी बहुत सारे चेंजेस अब तक यहाँ पर आ गए हैं। तो क्लियरली आई थिंक ये एक एवरीडे लर्निंग है। और इस साल में जो हमने होता हुआ देखा है, अगर आप मार्च देखें, जैसे कि कहा गया आईएमडी की तरफ से कि 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म ये महीने में काफी दिन देखने को मिले। और जिस तरह से अभी भी यहाँ पर बारिश और ओले बनते हुए नजर आए हैं। 1 मई दिल्ली में 20 डिग्री टेम्परेचर था, जो अगेन कई सालों के बाद इतना ड्रॉप टेम्परेचर में बनता हुआ नजर आया। तो काफी सारे चेंजेस यहाँ पर हैं। जैसे मैंने कहा कि काफी सारी फसल इस वक्त खेतों में नहीं है, ज्यादातर निकल चुकी है, लेकिन मंडियों में खुली पड़ी हुई है। हमने वो काफी सारी पिक्चर्स भी देखी हैं जहां पर बारिश में काफी सारी बोरियां यहाँ पर ग्रेन्स की पड़ी हुई नजर आई हैं। और एक एडवाइजरी भी निकल के आई है आईएमडी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर जारी है। 3 से 7 मई तक कई जगह पे बारिश रह सकती है। और साथ ही साथ जो अर्ली बुआई यहाँ पर होती है फिलहाल किसानों से यहाँ पर ना करें। हम आईएमडी से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन सिराज जी, आप इस मौसम को कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी कंसर्न है? एल निनो की तो फिलहाल हम बात भी नहीं कर रहे यहाँ पर। देखिए, जो इस वक्त बारिश हो रही है ये एग्रीकल्चर के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सीडी है एक्सक्यूज मी, वो रात को सो नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मंडियों में गेहूं पड़ा रहता है और वो वेयर हाउस तक शिफ्ट करने में या रेलवे रेक तक पहुंचाने में जो टाइम लगता है उसमें उस गेहूं को डैमेज होने का खतरा होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन कई जगह पे किसान मूंग वगैरह की खेती करते हैं बीच में खरीफ बोने से पहले, तो जाहिर है कि उनको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के है तो ये एक अजीब और गरीब वेदर फिनोमिनन कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ गई फरवरी में, फिर मार्च में बारिश हो गई, अप्रैल में बारिश हो गई और अब मई में भी बारिश कंटिन्यू कर रही है। तो सिराज जी, जिस तरह की एज ऑफ नाउ हम क्रॉपिंग पैटर्न्स देखते हैं, आपको लगता है यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स अब ये भी निकल के आई है कि जिस तरह की हीट रेजिस्टेंट क्रॉप की हम आगे जाकर बात करते हैं या सीड्स की बात करते हैं, जिस तरह से वेदर चेंजेस हैं, क्या उतनी तैयारी फिलहाल ऑन ग्राउंड है? देखिए, हमारे पास गवर्नमेंट के पास हर जिले का एक कंटिजेंसी प्लान है जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट है क्रीडा उसने बनाया है।
उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से कहती है कि आप सीड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। लेकिन जो साइंटिफिक इंटरवेंशन चाहिए ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज वगैरह बनाने के लिए या फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटीज, पैडी में बनी हुई है कुछ वेराइटीज, तो उसमें अभी उतना काम नहीं हुआ है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाइमेट रिसिलियंस का प्रोजेक्ट है, निकरा उसका नाम है, वो बड़ा अंडर फंडेड है, तो उसमें जितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है उतनी अवेलेबल नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है जिसका साइंस से ही कोई जवाब निकल सकता है। अपने हाईज जो पिछले साल हमने यहाँ पर बनते हुए देखे थे काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में, वहाँ से तो अच्छी खासी गिरावट है। फिर चाहे वो तेल हैं, खाने के तेल हैं, या कॉटन की आप बात कर लें जिसमें हमने ऑल टाइम हाई भारतीय बाजारों में बनता हुआ देखा, या मक्के के भाव की बात करें, सारी की सारी कमोडिटी के भाव अच्छे खासे गिरते हुए नजर आए हैं। और यही हाल काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी है। अगर आप शुगर यहाँ पर साइड में छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। शुगर, कॉफ़ी, टी, कोको, ये कुछ एक कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर बढ़त बहुत ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन असेंशियल कमोडिटीज़ में मुनाफा वसूली ही है। जिस तरह का एज ऑफ नाउ पैटर्न है, जिस तरह की हम रबी की फसल के नंबर्स देख रहे हैं, आप कैसे अप्रोच करेंगे अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी रादर यहाँ पर ग्रेन्स एंड स्टॉक्स की इंडिया में? देखिए, गवर्नमेंट का जो वीट प्रोक्योरमेंट है वो जितनी उम्मीद की जा सकती थी उससे थोड़ा बेहतर ही रहा है। राइस प्रोक्योरमेंट मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता था कि राइस में हम 50 मिलियन टन तक पहुंचेंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट राइस का हुआ है। तो जहां तक गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस साल क्योंकि वीट का एक्सपोर्ट पर बैन है, इसलिए तकरीबन 4-5 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट हो सकता था वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के एक्चुअली देखा जाए तो सिचुएशन एक दूसरा टर्न ले चुकी है, और वो टर्न ये है कि जिन किसानों ने सरसों की खेती की थी उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए ये कितनी अजीबोगरीब बात है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा रही है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स पे, और उसका खमियाजा किसान भुगत रहे हैं कि उनको मस्टर्ड का एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। और काफी हद तक यही हाल हमने चने की भी आते हुए देखी है, जहां पर भी भाव एमएसपी और उसके नीचे यहां पर काम करते हुए नजर आए हैं। तो सिराज जी, आगे जाकर अब यहां पर जिस तरह की स्थिति है कि किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, कंज्यूमर, और हमने होलसेल रिटेल जो इन्फ्लेशन है उसमें भी एक काफी बड़ा यहां पर गैप बनता हुआ देखा है। खैर वो बात की बात, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की मानसून की भी यहाँ पर बात आईएमडी और स्काईमेट दोनों ने ही करी है, ऑलमोस्ट नॉर्मल मानसून की फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है। आपको लगता है कि आगे जाके यहाँ पर खरीफ को देख के एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई चिंता नहीं है? आगे फिर जिस तरह की बारिश होती है, कैसी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एल नीनो का कितना असर है, वो अभी भी थोड़ा दूर है। देखिए मनीषा, हम तो ये नहीं कहेंगे कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम तो बार बार ये लिख रहे हैं। अभी भी हमने 2-4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है श्वेता सैनी के साथ। हमने ये कहा है कि एल नीनो की प्रेडिक्शन सारे मॉडल्स कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम है। बहुत सीवियर होगा या कम सीवियर होगा, तो हम समझते हैं कि उसकी तैयारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कृषि भवन की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑलरेडी उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसके अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने, क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी करनी होती है। अगर किसी वजह से शुरू में बारिश नहीं हुई जुलाई और अगस्त में, तो दोबारा पड़ता है क्रॉप को, तो उस सीड का इंतजाम होना चाहिए। और अगर वो क्रॉप भी फेल होती है तो फिर बाकी क्रॉप के सीड्स अवेलेबल होनी चाहिए, मूंग वगैरह के सीड अवेलेबल होनी चाहिए, बरसीम, चारा, फॉडर, उसके सीड्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी जरूर सरकार कर रही हो। जी हाँ, बारिश एक ऐसी चीज है जिसका असर हम सब जगह आते हुए देखते हैं, और इरेटिक रेनफॉल कंडीशंस अब तक तो हमने यहाँ पर इस साल में अब तक बनते हुए देखी हैं। लेकिन हमारे साथ अब स्काईमेट के जीपी शर्मा भी हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ देने का। यहाँ पर कैसे देखते हैं आप जिस तरह का मौसम फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर गर्मी के साथ शुरुआत हुई, हमने अर्ली सेट ऑफ समर देखा, और उसके बाद अर्ली सेट ऑफ प्री मानसून शावर्स भी शायद आते हुए नजर आए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर एज ऑफ नाउ कई राज्यों में नहीं है, लेकिन आने वाले अगले हफ्ते 10-15 दिन तक किस तरह का मौसम एक्सपेक्टेड है? धन्यवाद मनीषा। देखिए, बारिश की बात कहें, तापमान की बात कहें, सामान्य तो नहीं चल रहा, और पिछले काफी दिनों से नहीं चल रहा। बारिश जो है लगभग देश के सभी भागों में ही इस तरह की बारिश है जैसे नॉर्मली हम मानसून के दिनों में बारिश देखते हैं कि पैन इंडिया एक दिन में 6 से 7 मिलीमीटर बारिश है, जो कि प्री मानसून में तो नहीं होती है। और इसके कारण देश के तापमान जो है, कैन यू इमेजिन कि पिछले 4 दिन से देश के किसी भी भाग में 40 डिग्री तापमान नहीं है।
कल के दिन में ज्यादा से ज्यादा तापमान 37 डिग्री रहा, वो भी उड़ीसा में। तो बहुत सारे स्थानों पे तो मिड 20s 25, 26, 27 तक डिग्री तक तापमान जो चल रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली में तो तापमान सामान्य से 13, 14, 15 डिग्री कम था, कल की बात ही है, परसों की। तो ये असामान्य है, सामान्य चीजें तो नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये ज्यादा समय नहीं चलने वाला। मैं तो कह रहा हूँ अभी 2-3 दिन और ऐसा मौसम चलेगा और उसके बाद हमें सुधार देखने को मिलेगा। आपने बात की कि गर्मी की, तो हालांकि अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर कुछ एक ऐसे आसार हैं, इंडिकेशंस हैं, जो बे ऑफ बंगाल में कुछ सिस्टम बन रहा है। मेरी पर्सनल व्यू तो है कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हो सकता है इस सीजन का, इस साल का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म बने। मैं फिर कहता हूँ अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी। ऑलराइट। पर अगर वो बन जाता है, जो स्टॉर्म नॉर्मली बनता है वो कोस्ट के पास, जैसे उड़ीसा के पास कई बार आता है, बंगाल के पास अम्फन आया था, बंगाल में फनी आया था, उड़ीसा में, तो कोई ऐसी असामान्य सी बात नहीं है कि ये स्टॉर्म हमारे कोस्ट के पास भी आते हैं और वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। पर कहीं भी जाए, अगर वो स्टॉर्म बन जाता है तो उससे मौसम पे एकदम बहुत ही डिफरेंट प्रभाव पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो जितने असामान्य तापमान चल रहे हैं, अगर वो हमारे कोस्ट के पास से अगर आके निकलता है, एकदम हवा में चेंज आ जाता है, नमी में फर्क पड़ जाता है, गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। मैं तो देखता हूँ 10 तारीख के आसपास से हमें फिर से एक बार तैयारी करनी चाहिए। नॉर्मल जो मई का वेदर का प्री मानसून का होता है, जिसमें तापमान भी बढ़ेंगे और वर्षा भी कम हो जाएगी। जी। तो ये 10 मई के आसपास की जो आप बात बता रहे हैं मिस्टर शर्मा, इन एनी केस 1 जून से तो हम यहाँ पर मॉनसून का ही इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुछ मई में हो रहा है उसका मॉनसून लॉन्च का कितना फर्क पड़ सकता है? फिर आपको लगता है वो कुछ डेट आगे पीछे हो सकती है? देखिए, मानसून की बात करें तो वैसे तो बे ऑफ बंगाल या नीचे और अंडमान निकोबार क्षेत्र हैं, उसमें कई बार तो 15 मई के आसपास मानसून आता है। मेनलैंड केरला ये सामान्य तिथि जो है 1 जून है। लेकिन हालांकि कहा जरूर जाता है कि जितनी गर्मी ज्यादा हो उसका प्रभाव पड़ेगा अच्छे मानसून की तरफ। बेसिक रीजन ये होता है कि जितनी गर्मी पड़ेगी, आपका लो प्रेशर एरिया उतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, जो लैंड पे होता है, मेन लैंड पे हमारे। तो उसके कारण जो हवा में तेजी, जो स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली मानसून होता है, वो आना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैंने स्टडी की है, इसका कोई लिंकेज होता नहीं है उससे। कई साल ऐसा हुआ है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मैं ऐसे लेके नहीं चलूंगा कि इस मौसम के कारण आने वाले मानसून पे किसी तरह का कोई लिंकेज है या प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं समझता। हो सकता है वो सामान्य सी स्थिति रहेगी। अभी तो वैसे भी 1 महीना दूर है, कम से कम 1 जून है। ऑनसेट वगैरह मानसून का भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही लेट हो जाएगा और बिल्कुल ही बहुत असामान्य सी स्थिति होगी। कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन मैं इसको उसके साथ कोई लिंक नहीं करना चाहूंगा अभी। जी, पॉइंट टेकन। ऑलराइट। तो मौसम को लेके ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी हलचल है और जिस तरह से हम यूज्ड टू हैं अप्रैल और मई देखने के लिहाज से, वो इस बार क्लियरली होता हुआ नज़र नहीं आया है। और जैसे मिस्टर शर्मा ने भी कहा कि बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक सिचुएशन भी है, बहुत अर्ली है एज ऑफ नाउ कहना, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं मॉनसून से पहले भी यहाँ पर नज़र रखने के लिए, जिनके ऑफ कोर्स हमारी नज़र भी रहेगी। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सिराज जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो
इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स, उन्हें ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम, ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आयशर बनी और आयशर से होते हुए आज आयशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न, जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आयशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे, जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे, और जिसकी वजह से ये कंपनी काफी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड, जो इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो एक समय पर लॉस में था और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीजन को बंद कर देंगे, और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आयशर ट्रक्स, जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा और मासिवली इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड किया। इनफैक्ट उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया और एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी बनकर ये सामने भी आया था। साथ ही साथ 2015 में जो रॉयल एनफील्ड की बिक्री है, वो एक ऐसा भी समय देखा है कंपनी ने जब 2000 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन 15 साल के अंदर कंपनी ने इतनी मासिव सेल करी कि ये ग्लोबली हार्ले डेविडसन से ज्यादा गाड़ियां बेचते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह की एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी आपने रॉयल एनफील्ड के अंदर देखी महज 15 साल के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आयशर मोटर्स या फिर गुड अर्थ से रिलेटेड। आया कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दक्षिण भारत से शुरू कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। हमारे साथ अमित खरे और बीरेन वकील जी हैं। हम दोनों से ही पहले उनकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेना चाहेंगे। बीरेन जी, जिस तरह का बाजार है, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ है? एग्री स्पेस में काफी समय के बाद थोड़ा रिस्क एपेटाइट की वापसी हुई है, तो मैं थोड़ा यहाँ स्पाइसेस सेक्टर में टर्मरिक में बाइंग प्रेफर करूँगा। रिसेंटली इसमें मुझे थोड़ा ब्रेकआउट दिखा है। यहाँ करीबन 7000 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 7600 का लक्ष्य होगा और 6750 का स्टॉप लॉस होगा। इस समय अवधि 10-12 दिन की है। थोड़ा कुछ मैं केस्टर में भी लॉन्ग साइड प्रेफर करूंगा। यहाँ भी रिएक्शन बाउंस है। यहाँ 5990 6000 के आसपास जून कॉन्ट्रैक्ट बाई किया जा सकता है। 6250 6300 का टारगेट होगा और यहाँ स्टॉप लॉस हम 5930 का रख सकते हैं। यहाँ भी 8-10 दिन की टाइम फ्रेम है। ऑलराइट, तो पोजिशनल कॉल्स ऑन द लॉन्ग साइड और क्लियरली हमने रिस्क एपेटाइट यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में लौटता हुआ देखा है। अमित, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? मेरा पहला ट्रेड जो रहेगा वो MCX का कॉपर रहेगा। मेरे को लगता है मेटल्स के प्राइसेस में काफी करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस मेरे को प्राइसेस में दिखता है। 735 रुपए के आसपास माई कॉपर अगर मिलता है तो एक बाय का ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। इवनिंग सेशन में मेरे को लगता है 743 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर 730 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। दूसरा ट्रेड मेरा गोल्ड पे रहेगा। गोल्ड आज जो है फेड के डेटा है, रात को 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट है, तो सारी नजरें जो है अभी इस समय फेड के डेटा पे ही है। इंट्राडे के लिए मेरा एक ट्रेड है 60,900 के आसपास अगर गोल्ड जून वायदा मिलता है तो वहां पे एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। मेरे को लगता है प्राइसेस काफी ओवरबोट जोन में अभी आ चुके हैं। एक हल्की सी मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 61,230 के स्टॉप लॉस के साथ 60,300 का टारगेट गोल्ड में लिया जा सकता है। वहीं पे अगर कच्चे तेल की मैं बात करूं तो प्राइसेस जो है कल लगभग 5% करेक्ट हुए थे, तो मेरे को लगता है एक पुल बैक थोड़ा सा प्राइस में, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो वहां पे मैं ऑप्शन के जरिए यहाँ पे एक ट्रेड निकालूंगा। क्रूड ऑयल का 5700 का कॉल अभी 200 रुपए के आसपास है। 180 के आसपास अगर ये मिलता है तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 5700 की कॉल टारगेट रहेगा 240 से 260 का। जी
क्लियरली कच्चे तेल में अच्छी खासी मूव यहां पर आती हुई नजर आई है, लेकिन ऑन द डाउन साइड कल 5% की गिरावट थी और करीबन 3% की गिरावट के साथ आज कारोबार है, यानी कि पिछले 2 दिनों में 2 ट्रेडिंग सेशंस में करीबन 8% की गिरावट हम यहां पर कच्चे तेल में देख चुके हैं। अमित ने तो ऑफकोर्स यहां पर ऑप्शंस में एक स्ट्रैटेजी बताई ही है। बीरेन जी, अगर आप यहां पर फ्यूचर्स में कोई कॉल लेना चाहें। आज फेड की मीटिंग है तो आज मैं जो ग्लोबल कमोडिटीज है उससे आज के दिन तो दूर रहूंगा। ऑल राइट, एक बात फिर यहाँ पर अमित, नेचुरल गैस में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की खरीदारी यहाँ पर लौटी है 190 के आसपास के लेवल्स, क्या यहाँ पर भी ट्रेंड्स चेंज होते हुए दिखे हैं? नेचुरल गैस में मेरे को अभी भी डाउन मूव दिखाई दे रहा है। अभी प्राइजेज 180 के आसपास है। छोटा सा बाउंस अगर 185 के आसपास मिलता है तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चले। 100 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चले। मेरे को लगता है 1 से 2 दिन में प्राइजेज जो है 172 के आसपास टेस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, यानी यहाँ पर भी भाव टिकते हुए नजर नहीं आए और गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी बरकरार बनी हुई है। मेटल्स पे भी अमित आपका एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी भाव टिकते हुए नजर नहीं आए हैं। मुनाफा वसूली के साथ आज भी यहाँ पर कारोबार है और जैसे बीरेन जी कह रहे हैं कि जी हाँ, यूएस फेड की मीटिंग है, कल भी यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यहाँ पर कर दी है। जिस तरह का अगले 1-2 दिन का यहाँ पर माहौल रहने वाला है, मेटल्स में अगर किसी की पोजीशन हो, नई बनानी हो, क्या राय देंगे? मेटल्स में जैसा कि अभी डिस्कस किया, मेरे को लगता है प्राइजेस काफी करेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ से एक रिकवरी प्राइजेस में मेरे को दिखाई दे रही है एज पर चार्ट। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो 232 रुपए के आसपास अगर मई वायदा जिंक मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी के मौका लेके चलना चाहिए। प्राइजेस मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक 237 रुपए के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे 230 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चले। जिंक भी ओवरसोल्ड रहा है अप्रैल के महीने में और मई की शुरुआत यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आई है, जहां पर इवन स्लाइटली लेकिन इन द ग्रीन कारोबार दिखता हुआ नजर आया है। बात अब यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं और हल्दी में तो खरीदारी बीरेन जी आपने बताई ही है, लेकिन जीरे की जो ये नॉन स्टॉप तेजी आई है, जो कि डेफिनेटली चार्ट्स पे ओवरबॉट है, यहाँ पर क्या राय है? यहाँ अभी भी शॉर्ट बायस ट्रेड तो नहीं है मेरा। अभी भी मुझे थोड़ी इसमें अभी स्टीम बाकी है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। एज लॉन्ग एज ये 41,000 होल्ड करता है जून कॉन्ट्रैक्ट, तब तक मेरा बायस इसमें हल्का सा लॉन्ग साइड का रहेगा। बट यहाँ बॉटम फिशिंग के तौर पे मेरा फोकस धनिया पे और टर्मरिक पे ज्यादा है, कि जहाँ शायद केचप रैली, जिसको या तो री रेटिंग कहेंगे, वो शायद आ सकती है। साथ ही बीरेन जी, गुआर सीड एज अ पैक को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कल यहाँ पर तेजी थी, परसों भी कुछ बढ़त देखने को मिली, लेकिन आज के बाजार में अगेन एक रेंज बाउंड ट्रेंड सेट होता हुआ। यहाँ शायद बाजार का कंफ्यूजन है, वो वेदर कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है शायद। यहीं कहीं अगर अल्निनो प्ले मटेरियलाइज होगी, मींस अभी बातों में तो है, बट जमीनी स्तर पे अगर मटेरियलाइज होती है तो गवार में अपसाइड टिक शायद आ सकती है। क्लियरली ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज यहाँ पर मौसम को देखेंगी, जहां पर फसल कम है वो प्राइस मूव्स हमने ऑलरेडी बाजार में आते हुए देखे हैं, लेकिन मौसम ऑफ कोर्स एक काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर रहेगा। जहां तक नॉन एग्री की बात है, कुछ खरीदारी के मौके आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जैसे अमित ने हमें बताया है। अब उसके अलावा लेकिन यहाँ पर कॉशन जरूर बरतें, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग, जैसे कहा गया कि 11:30 बजे आज शाम को अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर सभी नॉन एग्रो कमोडिटीज में, तो वहां पर भी नजर जरूर रखें। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। अमित, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।